Hello students, so we will start our next chapter, that is ultrasonic sound wave and non-destructive test. ठीक है, तो हम उसमें पहले अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वाला पोर्शन देखते हैं. सो व्हाट इज़ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, तो हम ये सब देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू अल्ट्रासोनिक, प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, फिर उसके दो मेथड जो है उसकी प्रोडक्शन की, उसका डिटेक्शन, फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे. तो पहले तो वो साउंड वेव से ठीक है. तो हमने देखा था कि साउंड वेव जो है इट विल ए चेन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, एंड इट इज़ द टाइप ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. तो ये जो है वो हमको साउंड वेव दिया है, ठीक है, यहाँ पे. और ये जो पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे ये वाला पोर्शन है दैट इज़ कंप्रेशन. फिर ये वाला जो पोर्शन आएगा दैट इज़ रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. तो इसके बीच का ये जो वाला पूरा पार्ट होगा वो क्या बनेगा कि यहाँ कंप्रेशन से शुरू हुआ, फिर रेयरफेक्शन, फिर आया कंप्रेशन. तो इसके बीच का ये जो होगा वो उसका वेवलेंथ होगा, ठीक है. और वो क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है. तो उसकी मोशन ये होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन. Travels longitudinal waves, form of energy emitted by a vibrating body, and it's a need a medium to propagate. Propagation in all direction, but it's need a medium. ये हमें याद रखना है, ठीक है. और हमको पता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो देयर इज़ अ टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं और वो जो है उसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए. जबकि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है वो साउंड वेव जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है एंड इट्स नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट. देन यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने अलग अलग क्राइटेरिया में कंसिडर किया है. एक जो हम सुन सकते हैं, एक जो हम जितना सुन सकते हैं उसके बियॉन्ड है, उसके ऊपर है, और एक उसके अब नीचे है, ठीक है, उससे कम है. So classified of the sound wave depends upon a frequency divided into three groups. तो यहाँ पे तीन पार्ट दिए हैं. एक तो इंफ्रासाउंड जो क्या होगा, जो 0 से 20 हर्ट्ज तक होगा, वो अर्थक्वेक वेव, सिस्मिक वेव्स, उसका जो वाइब्रेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ही कम होगी. फिर आती है जो रेंज हम सुन सकते हैं, दैट इज़ ऑडिबल साउंड, दैट इज़ 20 to 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, ठीक है. सो 20 to 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज स्पीच एंड म्यूजिक, व्हाट वी स्पीक. और अल्ट्रासाउंड जो 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर जाएगा अप टू 5 मेगा तक, ठीक है. सो 2K to 5M, ये हमको याद रखना है. फॉर अ बेड, क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टल जो वो लोग सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते. चमगादड़ जो होते हैं बेड, वो जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है वो सुन सकते हैं. वी आर नॉट एबल टू, ठीक है. हमारी जो रेंज है दैट इज़ ऑडिबल साउंड. अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड, उससे ऊपर. तो मतलब कि ऑडिबल की जो रेंज है उससे ऊपर की जो रेंज होगी दैट इज़ 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, दैट इज़ 20 किलो to 5M. अब उसकी प्रॉपर्टी, इट्स अ हाई एनर्जी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी so frequency is to proportional to energy, so that will be high energy, ठीक है. speed of ultrasonic waves depends on a frequency. तो उसकी जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे. टू प्रोपोगेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इट्स नीड अ मीडियम, जैसे मैंने बोला कि उसको मीडियम चाहिए, ठीक है. जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब. जैसे ही अदर साउंड वेव्स होते हैं वैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा और एब्जॉर्ब होगा. पोलराइजेशन कैन नॉट बी पोलराइज, इट विल नॉट पोलराइज. वो डिफ्रैक्शन नहीं देगा, शोज निग्लेजिबल डिफ्रैक्शन. acoustic grating can be constructed, due to that we can construct acoustic grating. अब अल्ट्रासाउंड क्योंकि वो डिफ्रैक्शन नहीं दे रहा, इट शो निग्लेजिबल डिस्ट्रक्शन. अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन, अब उसका प्रोडक्शन कैसा होगा, तो वी कैन प्रोडक्ट टू वे, ठीक है. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड. एक तो जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन जनरेटर है और दूसरा जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर है. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड टू प्रोड्यूस अ लो फ्रीक्वेंसी, ये जो है दो है, ठीक है, हमारे पास. एक तो मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन है और एक पीजो इलेक्ट्रिक है.
तो मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन जो है वो लो एनर्जी के, जो लो फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक वेव से वो प्रोड्यूस करता है, जबकि पीजो इलेक्ट्रिक जो है वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू पैरेलल टू द लेंथ ऑफ फेरोमैग्नेटिक रोड, मोड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और निकल, स्मॉल इलोंगेशन और अ कॉन्ट्रैक्शन अकर इन इट्स लेंथ। मतलब कि जो हम एक फेरोमैग्नेटिक रोड ले रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब उसकी लेंथ में चेंज आता है, स्मॉल इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है उसकी लेंथ में। तो ये जो है उसका प्रिंसिपल है यहाँ पे, ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ये बीच में फेरोमैग्नेटिक रोड है, ठीक है, वो क्या होगा कि उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। द चेंज इन लेंथ, इंक्रीज और डिक्रीज प्रोड्यूस इन दी रॉड डिपेंड्स अपॉन, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मटीरियल है उसका फेरोमैग्नेटिक है वो इस पर डिपेंड करेगा। सो नेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटीरियल एंड इट विल डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हम किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, इट्स लेंथ विल चेंज इज, ठीक है। फिर ये जो है उसका डायग्राम है। अभी इसमें क्या है, ये बीच में जो है वो ट्रांजिस्टर लिया गया है, ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बाहर की ओर आ रहा है, मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। हमने उसको हाई टेंशन दिया है, मतलब कि हाई वोल्टेज हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, मतलब कि यहाँ जो है उसको टैंक सर्किट प्रोवाइड किया है, ठीक है। और ये जो बीच में हमको एक रोड मिल रहा है, XY रोड, ये जो रोड है वो फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, निकल और आयन का। अब इस रोड जब यहाँ से हाई टेंशन, मतलब कि जब वोल्टेज हम देंगे तो ये क्या होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर जो कनेक्टेड है कि 2 कॉइल ली है और दोनों कॉइल को यहाँ पे जो है वो वाउंड किया गया है, L1 और L2। अब जब ये L1 और C1 जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी, कैपेसिटर विल चार्ज, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो अब L1 इंडक्टर होगा, इंडक्टर को भेजेगा, वो चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी, और जैसे L1 चार्ज होगा तो क्या होगा कि ये जो पूरा XY रोड है, इट विल स्टार्ट टू मैग्नेटाइज, क्योंकि वो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो उसका इलोंगेशन स्टार्ट होगा। और फिर यहाँ पे L2 पे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि पूरे रोड पे आ रहा है, ठीक है। तो थ्रू दैट L2 हमने उसको फीडबैक दिया है, क्योंकि वो जो यहाँ पे है वो बेस में जाएगा, तो टैंक सर्किट से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, L2 से बेस होगा और हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। दैट विल बी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, इसके अक्रॉस, यहाँ पे अक्रॉस, ठीक है, कॉमन एमिटर। XY rod of the ferromagnetic material like a iron or a nickel, ठीक है। The rod is clamped in the middle में हमने उसको क्लैम्प करके दिया है। फिर L1 और L2 जो है वो हमने उस पर वाउंड किए हुए। The alternating magnetic field is generated by an electronic oscillator. The coil L1 wound on the right hand portion of the rod along with a variable capacitor C. यहाँ पे हमने वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ किया है, ठीक है। सो वी कैन ट्यून द फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम ट्यून कर सकें। दिस फॉर्म्स द रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, ऑफ द कलेक्टर ट्यून ऑसिलेटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज कंट्रोल्ड बाय द वेरिएबल कैपेसिटर. The coil L2 wound on the left hand portion of the rod is connected to the base circuit. इसको base circuit से connect किया है, and the coil L2 act as a feedback loop. वो कैसा behave करेगा? It will behave as a feedback loop. वो जो है वो base को feed करेगा कि जो हमको जो signal मिल रहा है उसको modified करेगा, उसको ज़्यादा amplify करेगा।
मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का वर्किंग दैट है व्हेन द हाई टेंशन बैटरी स्विच ऑन द कलेक्टर सर्किट ऑसिलेट विथ अ फ्रीक्वेंसी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। इट विल नॉट डिपेंड ऑन L2 क्योंकि हमने L1 और C1 को दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया है, दैट विल मैन्युफैक्चर टैंक सर्किट, ठीक है। दिस अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल L1 प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अल्टर होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अल्टर्ड होगा ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड। उसकी वजह से वो क्या होगा कि जब पहले एक डायरेक्शन में मिल रहा है करंट, तो वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो वो जो है वो उस ऐसा रखते हैं कि ऑन एक्स डायरेक्शन जब उसको मिल रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है, और जब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जब उसकी अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो ही होगा, तो जब डायरेक्शन चेंज हो जा रही होगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। सो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलोंगेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और इलोंगेट होता है। दिस अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल L1 प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड along the length of the road. The result is that the road start vibrating due to magnetostrictive effect. और इस इफेक्ट को मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो हो रहा है उसकी वजह से वो क्या होगा कि इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो वाइब्रेटिंग होना स्टार्ट कर रहा है। ये जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, F इज इक्वल टू 1/2π√L1C। ये याद रखना है कि L1 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द रोड इज गिवन अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन ऑफ रोड, वो उसके यंग मॉड्यूलस और उसकी डेंसिटी ऑफ द रोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और लेंथ ऑफ द रोड पे। ये उसका इक्वेशन है, दैट विल बी n इज इक्वल टू 1/12 √y/रो, वेर y इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ द रोड। हमारी बुक में E करके दिखाया हुआ है। The capacitor C is adjusted so that the frequency of the oscillator circuit is equal to the natural frequency of the road and thus the resonance takes place. जब भी हमें किसी मटेरियल को, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है या उसमें सेम फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे, तब वो जो है वो जाके उस मटेरियल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा और हमको रेजोनेंस मिलता है। रेजोनेंस सेम, अब दूसरी लैंग्वेज में कहती हूँ, रेजोनेंस हमको तभी मिलेगा जब उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हम उसको अप्लाई करेंगे। यानी कि जब हम LCR सर्किट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी जो मिल के है वो फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी जो हम उसको दे रहे हैं, तभी जाके वो रेजोनेंट होगा। रेजोनेंट होगा मतलब कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमको मैक्सिमम मिलेगा ऑन दैट टाइम। सो नाउ द रोड वाइब्रेट्स लॉन्जिट्यूडनली विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा जब वो रेजोनेट होगा, और जब वो रेजोनेट होगा तभी हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। एंड जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इट्स एंड, और उसके एंड से जो है वो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब उसके एडवांटेज है, एक तो सिंपल है, ठीक है, टू डिज़ाइन द of the oscillator is very simple and its production cost is low. At a low ultrasonic frequency, the large power output can be produced without risk of damage of oscillatory circuit. एक तो हम फीडबैक भी दे रहे हैं, ठीक है, अब विदाउट रिस्क हम उसको ऑसिलेट कर सकते हैं, आउटपुट हमको ज़्यादा मिल सकता है। और उसके डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज क्या थी, 20 किलो से लेके 5 मेगा तक, ठीक है, तो वो जो है वो 3 मेगा तक ही प्रोड्यूस कर सकती है। सो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स नहीं प्रोड्यूस करती, लो फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस करती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर, अब उसके जो ऑसिलेशन होगी वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। और हम मैग्नेटिक ले रहे रोड ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एडी करंट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। सो देयर विल बी लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टेरियस एंड एडी करंट। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहले हमको समझना का व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर हम देखेंगे कि उसमें जो है वो इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो उसका प्रिंसिपल है। If a mechanical pressure is applied to one pair of opposite faces of a certain crystal like a quartz, equal and opposite electric charge appear across it other faces. This is called a piezoelectric effect.
कि एक क्वार्ट्ज जैसा एक क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये उसमें ही हमको देखने को मिलता है। तो जब हम उस पर मैकेनिकल प्रेशर और स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ऑन दी बोथ दी साइड, तब क्या होता है कि उसके इक्वल और अपोजिट जो फेस होते हैं उस पर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अपीयर होता है। एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस मिलता है। उस इफ़ेक्ट को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब उसके रिवर्स हमको देखा, द कन्वर्स ऑफ पीजो इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑल्सो ट्रू, कि जब हम पहले तो हमको क्या हुआ कि जब हमने उस पर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कि जब हमने उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया तब उसके फेस पे जो था, दोनों जो साइड थी वहाँ उस पर चार्जेस अपीयर हुए, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, ऑन इक्वल अमाउंट बट अपोजिट चार्जेस अपीयर हुए। जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होना चाहिए कि उसकी जो हमने उस पर प्रेशर लगाया था और वो कंप्रेस हुआ था, और कंप्रेस होने की वजह से हमको चार्जेस जो थे वो दोनों साइड मिले थे, ठीक है। तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तब वो क्या होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। सो इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू वन पेयर ऑफ फेस, the corresponding changes in the dimension of the other pair of faces of the crystal are produced। मतलब कि जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ओर से देते हैं तब उसकी जो डायमेंशन है उसमें चेंजेस आना चाहिए, एंड दिस इज नॉन एज द इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। वहाँ पे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन था, वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे और ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन वो इलोंगेट हो रहा था और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। हम यहाँ पे दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट क्वार्ट्ज विल कॉन्ट्रैक्ट और उसकी जो डायमेंशन होगी वो चेंज हो रही है। तो वहाँ पे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये जो है उसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमने क्रिस्टल रखा है दोनों प्लेट के बीच, ठीक है, और फिर 3 लूप है L1, L2 और L3। L1 जो है वो वहाँ पे एज अ टैंक सर्किट लगाया हुआ है, L1 और C1 को कपल किया हुआ है, ठीक है, पैरेलली कनेक्ट किया है और उसको बेस में एज अ फीडबैक के तरह दिया गया है, और L2 जो है वो एज अ कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे वो क्वार्ट्ज होगा, उसकी डायमेंशन चेंज होगी, ठीक है। तो अब हमने ये पूरी जो सर्किट है वो कनेक्ट की हुई है कि यहाँ पे ए बी प्लेट है और उसके बीच में हमने क्रिस्टल प्लेस किया है और 3 लूप, फिर L1 और C1 का एज अ फीडबैक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे L2 दिया गया, यहाँ पे L3। अब स्टार्ट कहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने हाई टेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हमारी बैटरी स्विच ऑन करते तो वो क्या होगा कि L2 पे जाएगा कलेक्टर पे, और थ्रू दैट कलेक्टर ये जो है वो L2 इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर, ठीक है। तो अब वो क्या होगा कि L2 और L3 जो है वो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जैसे हो जाएंगे। तो थ्रू दैट L2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो L3 पे आएगा, और थ्रू दैट L3 AB पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा क्योंकि वहाँ पे प्लेट है, ठीक है। तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिस्टल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही चेंज होगा, फिर यहाँ पे हमने L1 और C1 लगाया हुआ है एज अ बेस सर्किट। तो बेस क्या हो जाएगा, ये टैंक सर्किट जो है वो एज अ फीडबैक वर्क करेंगी इनपुट की तरह। तो ये जो है करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया L1 C1, क्योंकि वहाँ पे ये जो है यहाँ पे टैंक सर्किट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे टैंक सर्किट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन है चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्रिस्टल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और ड्यू टू दैट जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेटिंग होना स्टार्ट कर देगा और हमको जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स मिलेंगे। The quartz crystal is placed between two metal plates A and B. The plates are connected to the primary L3 of the transformer which is inductively coupled to the electronic oscillator, और उसको इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर के साथ कपल किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट इज बेस्ड ऑन अ ट्यून ऑसिलेटर सर्किट। The coil L1 and L2 of the oscillator circuit are taken from the secondary transformer T, वहाँ पे secondary transformer, ठीक है। The collector coil L2 is inductively coupled to the base coil L1, और L2 और L1 है वो दोनों कपल हुए हैं।
the coil L1 and variable capacitor C1 from the tank circuit of the oscillator that will work as a feedback circuit. अब उसका working देखते हैं. When high tension battery switch on, the oscillator produce high frequency alternating voltage with a frequency. उसकी frequency इससे दी जाएगी. Due to transformer action, an oscillatory electromotive force is induced in the coil L3. अब L2 पे जाएगा तो L2 से वो L3 पे जाएगा. These high frequency alternating voltage are fed on the plates A and B that will, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और फिर इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा. सो इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस एंड द क्रिस्टल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड अल्टरनेटिवली. तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा अल्टरनेटिवली. ठीक है. दिस क्रिस्टल इज सेट इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज गिवन बाय, इससे हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन मिलेगी जैसे वहाँ पे मिल रही थी. और इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल y एंड दैट इज यंग मॉड्यूलस और उसकी डेंसिटी पे. और यहाँ पे हमको उसका एडवांटेजेस दिया गया है. अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इज एज हाई एज 5 इंटू 108 हर्ट्ज और 500 मेगा हर्ट्ज. वहाँ पे हमको मिल रहा था कि वो जो है वो 3 मेगा हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं दे रही. यहाँ पे तो हमको 500 मेगा हर्ट्ज से भी ज़्यादा मिल रहे हैं. Obtained with this arrangement, the output of the oscillatory is very high. It is not affected by temperature and humidity. क्योंकि क्रिस्टल पे जो था वो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि वहाँ पे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में जो रोड था उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा था. द कॉस्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज इज़ वेरी हाई. इसमें जो एक ही डिसएडवांटेज है, वहाँ पे जो था वो हमको उतना कॉस्टली नहीं हो रहा था मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में. बट इन द केस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मेथड जो क्वार्ट्ज है वो कॉस्टली आएगा. ठीक है. सो इन कॉस्ट ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज इज़ वेरी हाई. द कटिंग एंड शेपिंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो जो उसका कटिंग होगा वो जो है वो कॉम्प्लेक्स है. तो हम यहाँ पे हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट करते हैं. आप एक बार देख लीजिए. अगर नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम लग रही है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.